हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर के इस डिस्कशन वीडियो में। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के थ्रू हम डेली करंट अफेयर से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं न्यूज़पेपर के अंदर में, पीआईबी के अंदर में, उन सभी टॉपिक्स को इस डिस्कशन वीडियो के थ्रू हम यहाँ आपके सामने डिस्कस करते हैं, आपके लिए डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का जो डिस्कशन है उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, फर्स्ट टॉपिक इज अबाउट द मैरी रॉय केस इन द सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। मैरी रॉय वो महिला हैं, अभी प्रेजेंट समय में एक एक्टिविस्ट हैं, अरुंधति रॉय उनकी मदर थी। मैरी रॉय की अभी रिसेंटली डेथ हुई है। इसी वजह से जो मैरी रॉय केस है वो न्यूज़ के अंदर में था। मैरी रॉय केस वही केस है जिसके थ्रू यहाँ इंडिया के अंदर जो जेंडर जस्टिस है, जो जेंडर जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो पाया। बेसिकली मैरी रॉय जब अपने फादर की डेथ के बाद में कोई प्रॉपर्टी थी जिसके ऊपर ये क्लेम करती हैं और इनके ब्रदर के द्वारा डिनाई किया जाता है कि इनको जो फादर की जो प्रॉपर्टी है वो आपको नहीं मिलेगी, तो उसके अगेंस्ट में इन्होंने जो केस है जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर फाइल किया था। और वहाँ पे जो जेंडर जस्टिस से रिलेटेड इनको जो यहाँ पे इनकी जो डिमांड थी वो इनको दी जाती है कि किसी भी जो फादर है, किसी भी जो कोई पेरेंट्स हैं, उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको इक्वली डिवाइड किया जाएगा इन द गर्ल्स एज वेल एज इन द बॉयज़। जो उनके बच्चे हैं, चाहे वो गर्ल हो चाहे वो बॉय हो। तो यहाँ पे जेंडर जस्टिस के लिए ही इन्होंने जो लड़ाई लड़ी थी वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे उभर के आई थी उस समय में। 1985 के समय में 1986 में जब सुप्रीम कोर्ट ने जिनके जजमेंट को अपहेल्ड किया और उन्होंने बताया कि इंडियन सक्सेशन एक्ट है, इंडियन सक्सेशन एक्ट जो किसी भी पर्सन की डेथ के बाद में जो उसकी प्रॉपर्टी का जो सक्सेशन है उससे रिलेटेड जो 1925 का एक्ट था उसको इन्होंने अपहेल्ड किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। उस समय में जो बेंच थी और सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच थी उस बेंच को हेड कर रहे थे पीएन भगवती सर। पीएन भगवती सर इज़ सो फेमस। अगर आप लीगल बैकग्राउंड से हो स्टूडेंट्स तो आपको पता होगा पीएन भगवती सर ने जो पीआईएल का कॉन्सेप्ट जो स्टार्ट किया था। इसके अलावा इन्होंने जो हमारी इंडियन जुडिशरी के अंदर जो इनका इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है इंडियन जुडिशरी के अंदर में। इसके अलावा जस्टिस आर.एस. पाठक थे, उस बेंच को हेड कर रहे थे। उन्होंने माना कि 1925 का एक्ट है जो वहाँ उस समय में जो त्रावणकोर की जो क्रिश्चियन कम्युनिटी हैं उनके ऊपर भी वो अप्लाई होगा, क्योंकि वो पार्ट ऑफ इंडिया है। और यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है, किसी भी जो फादर की जो प्रॉपर्टी है, किसी भी जो पेरेंट्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टी है वो इक्वली डिवाइड होगी इन गर्ल्स में भी और बॉयज़ के अंदर भी। तो स्टूडेंट, जेंडर जस्टिस के लिए जो मैरी रॉय केस है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैरी रॉय जिनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई है, इसी वजह से ये टॉपिक है जो कंटिन्यू न्यूज़पेपर के अंदर है लास्ट 2 डेज से। तो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द मैरी रॉय केस, सो मच इम्पोर्टेंट फॉर द जेंडर जस्टिस इन इंडिया। जेंडर जस्टिस के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था ये इंडिया के अंदर में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द क्राइम एक्ट। क्राइम एक्ट एक वो टूल है जिसको जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 2020 के समय में लॉन्च किया गया था। जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, जितने भी केसेज जो रजिस्टर होते हैं उन सभी केसेज को और जितनी भी एजेंसीज हैं उनके साथ में वो इन्फॉर्मेशन शेयर की जा सके, उससे रिलेटेड है क्राइम एक्ट। वो टूल है जिसको एनसीआरबी के द्वारा रन किया जाता है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के बारे में हमने कल भी इसके बारे में रीड किया था स्टूडेंट्स। एनसीआरबी क्या है? एनसीआरबी जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में सिचुएटेड एक बॉडी है जिसके द्वारा क्राइम से रिलेटेड जो भी डाटा है इंडिया के अंदर में क्राइम से रिलेटेड जो भी डाटा हैं उनको कलेक्ट किया जाता है, ट्रेंड्स को एनालाइज किया जाता है, स्टेट्स को यहाँ पे रैंक भी किया जाता है। बताया जाता है कि इन स्टेट्स में जो वुमेन के अगेंस्ट में जो केसेज हैं वो हायर होना स्टार्ट हो गए हैं, वहाँ पे केसेज इंक्रीज हो रहे हैं। जैसे अभी रिसेंटली जो इसकी जो रिपोर्ट आई है एनसीआरबी की, तो उसके अंदर भी बहुत सारी जगह पे बताया गया है कि एनसीआरबी की रिपोर्ट में कि कहाँ पे जो महिलाओं के खिलाफ जो क्राइम है वो कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। स्टूडेंट, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, क्राइम अगर प्रेजेंट समय में कहीं भी इंक्रीज हो रहा है, क्राइम अगर कहीं भी यहाँ पे केसेज हैं, केसेज अगर कहीं भी इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये ट्रेंड दो चीज़ें ये शो करता है। फर्स्ट, पीपल आर द अवेयर,
पीपल्स अवेयर हैं, उनका जो केस है वो रजिस्टर हो रहा है। दूसरा यहाँ पे रिपोर्टिंग जो सिस्टम है उसको भी ये शो करता है कि रिपोर्टिंग हो रही है केसेज की, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या क्राइम तो पहले भी हुआ करते थे बट उस समय में केसेज की रिपोर्टिंग नहीं हुआ करती थी, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। अनरिपोर्टेड केसेज इंडिया के अंदर ही नहीं वर्ल्ड के अंदर अगर आप बात करोगे, अनरिपोर्टेड बहुत ज़्यादा केसेज होते हैं रेदर देन द रिपोर्टेड की अगर हम बात करें, जो सामने नहीं आ पाते वो केसेज की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है। तो स्टूडेंट्स एनसीआरबी के द्वारा जो केसेज हैं उनके डाटाज को कलेक्ट किया जाता है। टंडन कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद में 1986 के अंदर ये इंस्टीट्यूट जो है, ये बॉडी जो है इस्टेब्लिश की गई क्राइम के जो डाटाज हैं उनको एनालाइज करने के लिए। उसी के अंदर में 2020 के अंदर में 2020 के अंदर में क्राइम एक्ट नाम का एक इनके द्वारा एक बॉडी है जो कॉन्स्टिट्यूट की गई, जिसके एक प्लेटफॉर्म बनाया गया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इसके अंदर में सेंट्रल गवर्नमेंट का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर जितनी भी लॉ एनफोर्समेंट से रिलेटेड जो एजेंसीज हैं, जितने भी सीरियस क्रिमिनल इंसिडेंट्स होते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के या कोई क्राइम के या रेप के, इस तरीके के कोई मर्डर के जो केसेज हैं, उन सब केसेज को यहाँ पे रिपोर्ट किया जाता है, यहाँ पे शेयर की जाती है उसकी इंफॉर्मेशन शेयरिंग से रिलेटेड है। इश्यू क्या है इसके अंदर में, प्रेजेंट समय में इसमें इश्यू ये निकल के आया है कि बहुत सारे स्टेट्स के द्वारा यहाँ पे इससे रिलेटेड जो केसेज हैं उनको अपडेट नहीं किया जाता, उनसे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर नहीं की जाती। स्टूडेंट्स आपको पता होगा लास्ट ईयर 2021 के समय में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हमारे जो सेक्शन 66A है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक्ट है, उस एक्ट का 66A है जिसके अंदर अगर आप ऑनलाइन कोई भी किसी को अगर आप किसी के अगेंस्ट में कुछ गलत बोलते हो तो आपको उसके अगेंस्ट में इंफॉर्मेशन एक्ट के थ्रू सीरिया सिंगल केस आया था। एक सीरिया सिंगल केस के बाद में जो हमारा सेक्शन 66A है उसको यहाँ पे रिम्यू कर दिया गया था, नल्लीफाई कर दिया गया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। 2021 के अंदर में ऐसे बहुत सारे केसेस सामने आए कि आफ्टर द नल्लीफाई द डेट सेक्शन 66A को जब नल्लीफाई कर दिया गया, जब वॉइड कर दिया गया, इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया आफ्टर द सीरिया सिंगल केस के बाद में, उसके बाद भी इस सेक्शन से रिलेटेड बहुत सारे लोगों को जेल हुई है। बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे ये बात ही नहीं पहुँची लोअर लेवल पे। तो ऐसे जगह पे ऐसा कोई प्लेटफॉर्म होना ज़रूरी है जहाँ पे जो कम्प्लीटली जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर की जा सके। स्टेट्स के द्वारा कौन कौन से जो क्राइम्स हैं उनके अंदर वहाँ पे रिपोर्टिंग हो रही है, तो उन सब से रिलेटेड ये प्लेटफॉर्म था। तो स्टूडेंट्स ये तो एक केस स्टडी के बारे में आपको बताया है कि इससे रिलेटेड फिर बहुत सारे ऑफिसर्स ने जो इन्फॉर्मेशन लिखी थी कि हमारे स्टेट के एडिटोरियल्स आए थे, उसके अंदर बताया गया था कि हमारे स्टेट के अंदर जो अगर कोई भी जजमेंट पास होता है तो उसको किस तरीके से यहाँ सिस्टम के अंदर बताया जाता है, कहाँ पे जो केसेज हैं वो सिंगल हैंडेडली कोई प्लेटफॉर्म है वहाँ पे रिपोर्टिंग है। तो इससे रिलेटेड ये एक केस स्टडी के रूप में आपको बताया है 66A के बारे में। तो स्टूडेंट्स हमने क्राइम एक्ट के बारे में देखा, एनफोर्समेंट एजेंसीज के रिलेटेड है, यहाँ पे क्राइम से रिलेटेड जो बातें हैं वो जो इन्फॉर्मेशन है कोई भी केस से रिलेटेड उसको शेयर किया जाता है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के द्वारा आपस में, जिससे क्राइम को यहाँ पे एनालाइज किया जा सके। और ये एनसीआरबी के द्वारा रन किया जाता है। एनसीआरबी के बारे में हमने देखा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आती है, वो ऑर्गेनाइजेशन है और जिसके द्वारा यहाँ केसेज को इंडिया में जो डाटा है उसको एनालाइज किया जाता है। टंडन कमेटी की रिकमेंडेशन के ऊपर में एनसीआरबी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द ट्रांस बाउंड्री जो प्रोटेक्टेड एरिया हैं। कुछ ऐसे प्रोटेक्टेड एरिया जिनकी जो बाउंड्री है वो दूसरे कंट्री के अंदर भी शेयर होती है। अगर हम इंडिया में प्रेजेंट समय में बात करें, ऐसे प्रोटेक्टेड एरिया इंडिया के अंदर कुछ हैं, तो हमारे नेपाल के साथ में उनकी बाउंड्री शेयर होती है और भूटान के साथ में। सिर्फ नेपाल और भूटान ही ऐसे कंट्री हैं जिनके साथ में इंडिया के कुछ प्रोटेक्टेड एरिया हैं जिनकी कुछ बाउंड्री शेयर होती हैं। ये ट्रांस बाउंड्री जो प्रोटेक्टेड एरिया हैं उनके बारे में रिसेंटली यहाँ पे बात की गई है। अभी यहाँ रिसेंटली इंडिया और जो नेपाल है, इंडिया और नेपाल के बीच में
कुछ साइन किए गए हैं, कुछ एग्रीमेंट साइन किए गए हैं कि जो प्रोटेक्टेड एरिया है, ट्रांस बाउंड्री प्रोटेक्टेड एरिया है, वहाँ पे इक्वल वे में इंफॉर्मेशन शेयरिंग की जाएगी। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की जो नॉलेज है उसको यहाँ पे शेयर किया जाएगा। तो रिसेंटली स्टूडेंट्स इंडिया और नेपाल के द्वारा यहाँ एग्री किया गया है कि जो बायोडाइवर्सिटी का जो कंजर्वेशन है उसके लिए जो नॉलेज है उसका शेयर किया जाएगा। बेस्ट प्रैक्टिस जो भी हैं बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन से रिलेटेड, उन प्रैक्टिस को यहाँ पे अडॉप्ट किया जाएगा। रिस्टोरेशन ऑफ द एनवायरनमेंट या इंटरलिंकिंग जो एरियाज़ हैं वहाँ पे एनवायरनमेंट को रिस्टोर करना हो, कंजर्व करना हो, प्रोटेक्ट करना हो, उन सब से रिलेटेड जो बातें हैं वो यहाँ पे शेयर की जाएंगी। ट्रांस बाउंड्री प्रोटेक्टेड एरिया एक इकोलॉजिकल प्रोटेक्टेड एरिया होता है जो दो कंट्रीज के बीच में, दो नेशंस के बीच में अपनी बाउंड्री है वो शेयर करता है। स्टूडेंट्स इंडिया के जो ट्रांस बाउंड्री प्रोटेक्टेड एरिया है नेपाल के साथ में अगर हम बात करें तो कंचनजंगा जो कंजर्वेशन एरिया है वो इंडिया और नेपाल के बीच में है। इसके अलावा तराई आर्क लैंडस्केप है, जो तराई का जो रीजन है, जो तराई का रीजन आपको देखने को मिलेगा नेपाल के अंदर भी है। अभी रिसेंटली जो 2015 के समय में जब नेपाल का एक कॉन्स्टिट्यूशन आया था, नया कॉन्स्टिट्यूशन, नेपाल के अंदर बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन बन चुके हैं पिछले कुछ सालों में, तो एक नया कॉन्स्टिट्यूशन आया था 2015 में। तो एक कम्युनिटी थी नेपाल के अंदर में, मधेसी नाम की एक कम्युनिटी थी, उसके द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा था स्टूडेंट्स। तो वो कम्युनिटी जो नेपाल के अंदर तराई का रीजन है वहाँ पे वो लोग रहते हैं और उनके कल्चरल जो लिंकेज हैं इंडिया के साथ में शेयर होते हैं। तो वहाँ का जो तराई आर्क है, तराई आर्क एक वो रीजन है जो नेपाल के अंदर भी है और इंडिया के अंदर भी है। तो तराई आर्क का रीजन और कंचनजंगा का कंजर्वेशन एरिया है, ये कुछ रीजन है जो इंडिया और नेपाल के बीच में ट्रांस बाउंड्री प्रोटेक्टेड एरिया हैं। अगर हम बात करें जो सेक्रेड हिमालयन लैंडस्केप है जो नेपाल के बीच में, सिक्किम के बीच में और भूटान के बीच में है, तो इन सब जो भूटान है वहाँ से भी इंडिया का प्रोटेक्टेड एरिया है कुछ, उनके बारे में यहाँ पे हमने देखा। तो प्रोटेक्टेड जो ट्रांस बाउंड्री प्रोटेक्टेड एरिया है उनको यहाँ पे क्या किया जाएगा स्टूडेंट्स, वहाँ पे एनवायरनमेंट को यहाँ प्रोटेक्ट और कंजर्व करने के लिए इंफॉर्मेशन एक दूसरे कंट्री के साथ में शेयर करने के लिए यहाँ पे एग्रीड किया गया है एक दूसरे के साथ में। नेक्स्ट इज अबाउट द ग्रीन हाउस गैस का जो लेवल है और सी लेवल है वो अभी रिसेंटली अपनी एक मैक्सिमा के ऊपर पहुंचा है 2021 में। उसी से रिलेटेड रिपोर्ट है, NOAA के द्वारा ये रिपोर्ट है, जो यूनाइटेड स्टेट का जो एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा ये रिपोर्ट पब्लिश की गई है, जिसमें बताया गया है कि जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं स्टूडेंट्स, उनका जो एटमॉस्फेयर में जो उनका प्रेजेंस है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। सी लेवल है जो भी कंटिन्यू राइज हुआ है। इसके बिहाइंड में जो रीज़न बताए जा रहे हैं वो रीज़न ये भी हैं कि 2020 के अंदर में जब कोविड-19 का आउटब्रेक हुआ, तो कोविड-19 के आउटब्रेक के समय में स्टूडेंट्स हमने देखा था कि किस तरीके से लॉकडाउन हुए थे, बहुत सारे कंट्रीज़ लॉकडाउन हुए कम्प्लीटली, वहाँ पे इकोनॉमी क्लोज हो गई। वहाँ पे जो एमिशन था, एमिशन लेवल कंटिन्यू डिक्रीज़ हुआ और डिक्रीज़ होने की वजह से एकदम से जब दोबारा से एक्टिविटीज़ स्टार्ट हुई हैं तो ये पीक पे पहुँच गया है, दोबारा से हाईएस्ट लेवल पे पहुँच गया है 2021 के समय में। तो उन्हीं सब एक्टिविटीज़ के बारे में यहाँ पे जो रीजन है बिहाइंड में कि जो एकदम से हाई पे पहुंचा है 2021 में। इसके अलावा इसके जो ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स हैं वो हमको देखने को मिल रहे हैं। जैसे 2021 में जो टाइफून है राई नाम का एक तूफान है जो फिलीपींस में आया था। स्टूडेंट्स फिलीपींस कहाँ पे लोकेटेड है और फिलीपींस की कैपिटल क्या है? मनीला। स्टूडेंट्स आपको एक बात और पता होनी चाहिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो फिलीपाइंस के अंदर ही लोकेटेड है। और फिलीपाइंस के अंदर बहुत ज़्यादा जो साइक्लोन्स हैं, जो तूफ़ान है वो बहुत ज़्यादा आते हैं। यहाँ इसको कंटिन्यू तूफान्स और साइक्लोन्स को फेस करना होता है फिलीपाइंस को। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एशियन कंट्रीज़ के लिए में, अदर देन द वर्ल्ड बैंक और IMF के बाद में जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के रूप में जिसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है, उसके रूप में जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसका जो हेडक्वार्टर है वो भी फिलीपाइंस के अंदर लोकेटेड है। इसके अलावा एक इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसका भी हेडक्वार्टर है वहाँ पे।
तो फिलीपाइंस के अंदर में जो तूफान राई आया, इसके अलावा कुछ ऐसे स्पीसीज़ के जो पेड़ हैं, प्लांट हैं, वो हमको देखने को मिले। जैसे इसमें क्योटो के अंदर में, जापान के अंदर एक एरिया है क्योटो प्रोटोकॉल, आपने सुना होगा, जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, UNFCCC का 1997 के अंदर हमें आया था। तो क्योटो प्रोटोकॉल बेसिकली क्योटो के अंदर ही साइन किया गया था। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो 1987 में जो हुई, वो क्योटो के अंदर होती है, जहाँ जॉइंट शेयरिंग मैकेनिज्म है, बहुत सारी कंट्रीज़ के द्वारा क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर में इन सब टॉपिक्स के बारे में जब हम इन्वायरमेंट को डिटेल में रीड करेंगे, जब वहाँ पे आपको यहाँ पे सभी जो कन्वेंशन है इन्वायरमेंट के, उनके बारे में आपको बताएंगे। तो क्योटो जो जगह है जापान के अंदर में, वहाँ पे चेरी ट्री की कुछ जो चेरी ट्री है उसका एकदम से ब्लूमिंग देखने को मिला है, जो 1409 के बाद में, बहुत साल बाद में एकदम से देखने को मिला है। इसके अलावा वाइल्ड फायर जो हैं, जो जंगल के अंदर में आग का लगना, उसके जो इंसिडेंट्स हैं वो भी इंक्रीज हुए हैं। रिसेंटली स्टूडेंट्स हमने देखा कैसे यूरोप के अंदर में आग लग रही हैं, फ्रांस के एक हिस्से के अंदर आग लगना स्टार्ट हुई थी। अगर हम इंडिया की भी बात करें तो इंडिया के अंदर इस साल में आपने अप्रैल के समय में देखा होगा, सरिस्का नेशनल पार्क है, जो सरिस्का जो जगह है, सरिस्का के अंदर जो आग लगी थी। तो इस तरीके के जो आग लगने की जो इंसिडेंट्स हैं, वाइल्ड फायर के जो इंसिडेंट्स हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमने बुश फायर देखा था 2020 के अंदर में, जब 2020 का जो समय स्टार्ट हुआ था, उससे पहले हमने बुश फायर जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखे थे। तो इस तरीके के जो इंसिडेंट हैं, सडन जो कोई भी नेचुरल इंसिडेंट्स का होना, तो इन इंसिडेंट्स के अंदर एकदम से इंक्रीज हुआ है। इसके बिहाइंड में जो रीजन बताया जा रहा है वो कोविड-19 के बारे में ही बताया जा रहा है। अगर हम बात करें कि NOAA की बात करें, नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन नाम से इसको जाना जाता है। अमेरिका की वो साइंटिफिक एंड रेगुलेटरी एजेंसी है, जो प्रैक्टिस एंड जो प्रेडिक्ट करती है क्लाइमेट के अंदर क्या चेंज आ रहा है, किस तरीके से यहाँ बदलाव आ रहा है, कोस्ट के ऊपर में जो सी लेवल है वो राइज हो रहा है या नहीं हो रहा। तो उन सब के बारे में यहाँ पे ये इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यूनाइटेड स्टेट का जो ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, ओशियनिकी और एटमॉस्फेरिक, जिसमें ओशियन के अंदर हमको बताया कि सी लेवल है वो राइज हो रहा है। इसके अलावा हमको यहाँ पे बताया कि एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, एटमॉस्फेयर के बारे में बताया कि जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनका लेवल भी यहाँ पे राइज हो रहा है। स्टूडेंट्स आपको पता होगा, इसके अंदर हमने देखा कि साइक्लोन जो राई है, वो तूफान जो राई है वो आया है फिलीपाइंस के अंदर। इंडिया को भी 2021 के अंदर काफ़ी ज़्यादा साइक्लोन से वो फेस करने पड़े। अगर हम बात करें जैसे ताउक्ते है, ताउक्ते नाम का जो इंडिया को साइक्लोन है जो फेस करना पड़ा था, जो जो अरेबियन ओशियन है वहाँ से आया था, अरेबियन ओशियन से। इसके अलावा बे ऑफ बंगाल से भी लास्ट 2-3 ईयर्स में जैसे साइक्लोन फानी है, साइक्लोन ताउक्ते है, इस तरीके के बहुत सारे जो साइक्लोन्स हैं जो इंडिया के अंदर भी देखने को आपको मिले होंगे। आपको पता होने चाहिए कुछ साइक्लोन जो डिफरेंट बे ऑफ बंगाल रीजन से आया या अरेबियन जो सी है वहाँ के रीजन से आया, उन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये हमने यहाँ पे देखा, सी लेवल राइज के बारे में देखा, ग्रीन हाउस गैसेज जो इंक्रीज हो रही हैं उन सब के बारे में यहाँ पे हमने देखा। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम चलते हैं नेक्स्ट इज अबाउट द NDPS एक्ट से रिलेटेड है। 1985 के अंदर ये एक्ट आया था। स्टूडेंट्स, अभी रिसेंटली क्या हुआ, किसी एक पर्सन के द्वारा यहाँ बहुत सारा जो भांग है वो पकड़ा गया। अब भांग क्या होता है बेसिकली, अगर हम बात करें, भांग वो यहाँ पे कैनेबीज के रूप में यूज़ किया जाता है। प्लांट की जो लीव्स होती हैं, जिनको अगर आप नॉर्दर्न इंडिया से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपको पता होगा, जो भांग है बेसिकली ठंडाई के रूप में भी यूज़ किया जाता है। काफ़ी बार होली के समय में भांग का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसके अलावा महाशिवरात्रि के समय में भांग का जो यूज़ किया जाता है। बेसिकली जो भांग है और गांजा जो है ये NDPS एक्ट के अंदर में नहीं आते हैं। तो जिस पर्सन को इन सब्सटेंस के साथ में, इन गुड्स के साथ में पकड़ा गया तो उनको यहाँ रिलीज कर दिया गया है। रिलीज करने के साथ ही यहाँ जो इश्यू है वो स्टार्ट हुआ कि जो भांग है इसको NDPS एक्ट के अंदर में ऐड किया जाए। अगर हम बात करें कि NDPS एक्ट क्या है, NDPS एक्ट बेसिकली 1985 में एक एक्ट आया था जो ड्रग और उसके ट्रैफिकिंग से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स, इस एक्ट में ऐसा ही नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ
आपको ज़मीन के ऊपर ही, अगर आप इस सामान को लेके एयरप्लेन के अंदर भी हैं, वहाँ पे भी आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो वहाँ भी आपको पकड़ा जा सकता है। इसके अंदर स्टूडेंट्स बताया है एनडीपीएस कुछ कैनबीज हैं, कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जिनको यहाँ पे डिफाइन किया गया है नारकोटिक ड्रग के रूप में, जिसमें चरस है, गांजा है और भी ऐसे कोई एनी अदर मिक्सचर के रूप में कोई हो, तो उन सबको यहाँ पे ऐड किया गया है। ओनली भांग विच इज़ मेड विद द लीव्स ऑफ द प्लांट इज नॉट मेंशन इन द एनडीपीएस एक्ट। एनडीपीएस एक्ट के अंदर जो भांग है जो प्लांट की लीव्स से बनता है उसको यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। एक्ट प्रोहिबिट द प्रोडक्शन को भी प्रोहिबिट किया है, सेल को भी प्रोहिबिट किया है, परचेज, ट्रांसपोर्ट, कंजप्शन इन सब ड्रग्स का एंड साइकोट्रोपिक जो ड्रग्स हैं, सब्सटेंस हैं, उनका यहाँ यूज़ के लिए, ड्रग के लिए यहाँ मना किया गया है। यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है स्टूडेंट्स। एक्सेप्शन क्या है? मेडिकल और साइंटिफिक पर्पज से आप यूज़ कर सकते हो। अब ये पर्सनल आप परचेज और सेल नहीं कर सकते, बट कुछ जगह जैसे राजस्थान जो स्टेट है वहाँ पे कुछ ऐसी ड्रग्स हैं, कुछ ऐसे जो प्लांट्स हैं जिनका यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा टेंडर दिया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा उनको यूज किया जाता है और प्लांट के ऊपर में उनका प्रोडक्शन किया जाता है। तो अगर गवर्नमेंट अगर अलाउ करती है कल्टीवेट करने के लिए कुछ कैनबीज को, तो वहाँ पे इंडस्ट्रियल पर्पज़ के रूप में उनको यहाँ पे प्लांटेशन उनका किया जा सकता है, उनको यहाँ पे एग्रीकल्चर के रूप में डेवलप किया जा सकता है। तो ये गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर ये अलाउ है। अगर हम बात करें सदर्न स्टेट्स के, सदर्न जो डिस्ट्रिक्ट हैं राजस्थान के, चित्तौड़गढ़ ऐसे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो वहाँ पे कुछ कैनबीज ऐसी हैं जिनको अलाउ किया गया है, उनका एग्रीकल्चर, उसके कुछ टेंडर निकलते हैं, टेंडर के अंदर प्रॉपर वहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है कितने प्लांट हैं, कितना उसका प्रोडक्शन है। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर कुछ आपको ब्लैक के थ्रू नहीं सेल किया जा सकता उस जो भी वहाँ पे प्रोडक्शन होगा उसको। तो स्टूडेंट्स ये हमने एनडीपीएस एक्ट के बारे में देखा। एनडीपीएस एक्ट के बारे में अगर हम नेक्स्ट हैं, नेक्स्ट इज अबाउट द वोस्तोक नाम से है, ये एक मिलिट्री का एक्सरसाइज है जो अभी रिसेंटली जो वोस्तोक नाम की जगह है रशिया के ईस्टर्न एरिया में, वहाँ पे ये कंडक्ट की जा रही है, जिसके अंदर इंडिया की जो बेसिकली इंडियन डिफेंस फोर्सेज, इंडियन आर्मी के द्वारा यहाँ पार्टिसिपेट किया जाएगा। चाइना की जो पीएलए है उसके द्वारा भी यहाँ पार्टिसिपेट किया जा रहा है। एक्सरसाइज हमारे जो एग्ज़ाम के लिए तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हमको पता होना चाहिए। अगर आप सीडीएस का एग्ज़ाम या सीएपीएफ का एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसके अंदर इन सब के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अंदर बेसिकली सीएसटीओ जो ऑर्गेनाइजेशन है, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके अंदर जो 4 सेंट्रल एशिया के कंट्री हैं, रसिया है, आर्मेनिया है, तो इस तरीके से जो 6 कंट्रीज हैं सीएसटीओ के अंदर में, आप सीएसटीओ में जो कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं, जो इसके मेंबर हैं, उसके बारे में स्टूडेंट्स आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। इसके अलावा संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, जिसके अंदर पहले 8 कंट्रीज थे, अब प्रेजेंट समय में जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसके ईरान ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया है। तो उन सब के जो कंट्रीज हैं वो सब इसके अंदर ज्वाइन कर रहे हैं। वोस्तोक जो एक्सरसाइज है 2022 के अंदर इंडिया और चाइना की दोनों सेनाएं यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द करवा वैक्स से रिलेटेड है। वैक इज मीन्स द वैक्सीन है। ये बेसिकली जो सर्विकल कैंसर है उससे रिलेटेड वैक्सीन है जो इंडियन साइंटिस्ट के द्वारा डेवलप की गई है। तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने अनाउंस किया है पहली इंडिजीनियस ये वैक्सीन है करवावैक, जो बेसिकली सर्विकल कैंसर है उससे रिलेटेड है। इंडिजीनियस वैक्सीन है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स ये बेसिकली वैक्सीन के बारे में अगर हम बात करें, जो सर्विकल कैंसर्स की जो यहाँ पे केसेज हैं इंडिया में, इंडिया यहाँ पे 5th नंबर पे ग्लोबल बर्डन में, यहाँ पे 5th नंबर पे अपनी रैंकिंग है वो शेयर करता है कि 5वें नंबर पे जो सर्विकल कैंसर्स के जो पेशेंट्स हैं वो इंडिया में हैं। तो स्टूडेंट्स इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था इंडिजीनियस कोई वैक्सीन है उसको डेवलप किया जा सके। तो इसी वजह से ये वैक्सीन है जो न्यूज़ के अंदर में थी। तो स्टूडेंट्स आज के डिस्कशन में हमने कौन कौन से टॉपिक्स को डिस्कस किया, एक बार उनका ओवरव्यू लेने की कोशिश करते हैं। हमने यहाँ पे देखा मैरी रॉय केस के बारे में जो जेंडर इक्वलिटी से रिलेटेड है, जेंडर जस्टिस से रिलेटेड है, प्रॉपर्टी केसेज में बॉय एंड गर्ल सभी को इक्वल अधिकार है उससे रिलेटेड है मैरी रॉय केस जो सुप्रीम कोर्ट में
PN भगवती सर के जो बेंच के अंदर जजमेंट दिया गया था। क्राइम एक जो ऑनलाइन एक एप्लीकेशन, ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा जो स्टेट्स हैं उनके द्वारा इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है। यहाँ पे जो भी केसेज रिपोर्ट हुए हैं उनके केसेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। अभी रिसेंटली यहाँ पे इश्यू ये चल रहा है कि यहाँ पे बेसिकली बताया नहीं जा रहा है, कुछ स्टेट्स के द्वारा अपडेट नहीं किया जा रहा है उनकी इन्फॉर्मेशन को। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द ट्रांस बाउंड्री प्रोटेक्टेड एरिया। दो कंट्रीज के बीच में कोई प्रोटेक्टेड एरिया है उसको यहाँ पे रखा गया है। नॉलेज शेयर की जाएगी दोनों को प्रोटेक्ट रखने के लिए, जो भी कंजर्व एंड प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं वो किए जाएंगे दोनों कंट्रीज के द्वारा, जिसमें तराई लैंड का एरिया है, कंचनजंगा कंजर्वेटिव एरिया है, इन सबको यहाँ पे सैक्रेड हिमालयाज हैं इनको यहाँ पे रखा गया है। स्टूडेंट्स, ग्रीन हाउस गैस का जो लेवल है वो इंक्रीज हुआ है, सी लेवल राइज हुआ है, उसके बारे में हमने देखा। इसके अलावा NDPS एक्ट के बारे में देखा। जो गांजा है, जो यहाँ पे जो अगर हम बात करें भांग है, उसको यूज़ नहीं किया जाता है। बेसिकली भांग को यहाँ पे सिंगल वे में यूज़ नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे NDPS एक्ट के थ्रू किसी को भी यहाँ पे कन्विक्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि भांग NDPS एक्ट के अंदर नहीं है। गवर्नमेंट के द्वारा जो कुछ कैनेबीज हैं जिनको अलाउ किया जाता है साइंटिफिक पर्पज़ से, इसके अलावा गवर्नमेंट टेंडर के रूप में इंडस्ट्रियल पर्पज़ से उनको अलाउ कर सकती है उसका बेसिकली प्रोडक्शन के रूप में। वैसे NDPS एक्ट है जो सेल, परचेज, प्रोडक्शन इन सबको यहाँ रोकता है। आप ज़मीन के ऊपर इन सब का काम करते हो कुछ कैनेबीज का तो भी आपको रोका जाएगा, आपको पकड़ा जा सकता है, क्राइम है वो। अगर आप एयरप्लेन के अंदर हो, जब भी आप लेके अगर ट्रैवल कर रहे हो तो भी आपको वहाँ पे उसको क्राइम माना गया है। इसके अलावा वोस्तक के बारे में हमने देखा और कर्वावैक्स के बारे में देखा, जो कर्विकल कैंसर है उससे रिलेटेड इंडिजीनियस वैक्सीन है। तो स्टूडेंट्स, हम कंटिन्यू डेली आपको इसी तरीके से क्वेश्चंस हैं, इसी तरीके जो टॉपिक्स हैं उसको अपडेट करते रहेंगे। आप कंटिन्यू हार्डवर्क कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।